Hello, my dear students. Welcome to my new lecture. So, in today's lecture, we will talk about the calculation of lattice constant and crystallite size. Okay. So, this video lecture is also important for undergraduate experiments of solid state physics, in which there is one experiment in which they talk about the calculation of lattice constant and the crystallite size. Okay. So, here we go. So, the outline of this lecture will be typical XRD pattern. The XRD pattern वो कैसा दिखता है typically. Bragg's law क्या है? Although हम Bragg's law के बारे में पहले बात कर चुके हैं. Lattice constant कैसे determine होगा? Scherrer formula या Scherrer equation क्या है? And average crystallite size कैसे calculate होगा using Scherrer equation. ठीक है? Okay. तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज टिपिकल एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न, मतलब जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न है टिपिकली वो दिखता कैसा है। तो बेसिकली जब हम किसी पाउडर पैटर्न का एक्स-रे डिफ्रैक्शन नोट डाउन करते हैं यूजिंग एक्स-रे मशीन, तो बेसिकली उसमें जो डेटा आता है वो इस तरह का आता है। तो आप मान सकते हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर एक डेटा हमारे पास आता है। तो एक्स एक्सिस पर जो होता है वो होता है 2 थीटा बी। 2 थीटा बी इज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, ओके। एंड वाई एक्सिस पर हमें मिलता है इंटेंसिटी। तो हमें एक्स वाई एक्सिस में दो डेटा मिलते हैं, एक्स एंड वाई में। एक्स एक्सिस पर होता है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन एंड वाई एक्सिस पर होता है इंटेंसिटी। तो आप ये जो देख रहे हैं, तो इसमें जो एक्स एक्सिस है उस पर जो है वो 2 थीटा बी है। इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट डिफ्रैक्शन एंगल या एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, ओके। तो देयर इज अ डिफरेंस। डिफ्रैक्शन एंगल और ब्रैग्स एंगल दोनों अलग होते हैं। आप देख सकते हैं डिफ्रैक्शन एंगल ब्रैग्स एंगल का दुगना है, ओके। डिफ्रैक्शन एंगल इज डबल टू द ब्रैग्स एंगल, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर मान लिया आपको किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डिफ्रैक्शन एंगल दिया हुआ है, तो आपको उसको पहले क्या करना होगा? आधा करना होगा, तब जाकर आप उसको ब्रैग्स लॉ में यूज करेंगे। ब्रैग्स जो एंगल है थीटा बी, ठीक है, वो डिफ्रैक्शन एंगल का आधा होता है, ठीक है। यहां पर हमें जो वाई एक्सिस में दिख रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस में हमारा जो है ये वाई एक्सिस में है इंटेंसिटी, वाई एक्सिस में है इंटेंसिटी, और वो भी रिलेटिव यूनिट्स में है, आर्बिट्ररी यूनिट्स। एयू का मतलब है आर्बिट्ररी यूनिट्स, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो हम इस तरह टिपिकल एक्सआरडी डेटा दिखाते हैं। जब कोई आप रिसर्च पेपर उठाएंगे या कोई भी आप एक्सरे डिफ्रैक्शन का डेटा उठाएंगे, तो आपको इस तरह मिलेगा, ओके। 2 थीटा बी ऑन द एक्स एक्सिस, इंटेंसिटी ऑन द वाई एक्सिस, आर्बिट्ररी यूनिट्स, ठीक है। अब मैंने यहां पर दो एक्सआरडी पैटर्न्स दिखाए हुए हैं, एक सेम एलिमेंट के, सेम कंपाउंड के मैंने दो डिफ्रैक्शन डेटा उठाए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो पीक्स हैं उनमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप इसकी पीक्स को देखेंगे तो इसकी पीक्स ना शार्प हैं, ओके। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इनकी पोजीशन क्या है? पोजीशन इज सेम, बट पोजीशन सेम है, यानी कि उनके डिफ्रैक्शन एंगल सेम है, बट उनकी जो इंटेंसिटी है उसमें भी आपको फर्क दिखाई दे रहा है। और जो सबसे बड़ा अंतर हमें दिखाई दे रहा है वो है उसकी ब्रॉडनेस। ऐसे हमें जो पीक दिखाई दे रही है, जो ऊपर वाली पीक है वो ब्रॉडेंड है, ठीक है। ये जो ऊपर वाली पीक है इट इज ब्रॉडेंड, ओके, लाइक दिस, ओके। ये वाली पीक क्या है? इट इज शार्प, ओके। तो अब ये अंतर कहां से पैदा होता है? ये अंतर पैदा होता है बेसिकली क्रिस्टलाइट साइड से, ठीक है, या बड़े स्केल पे थोड़ा सा बात करेंगे तो पार्टिकल साइज से, ठीक है। तो जब हम नैनो रेंज में चले जाते हैं, मतलब जब हमारा क्रिस्टलाइट साइज जो है नैनो रेंज में चला जाता है, या हमारा पार्टिकल साइज जब नैनो रेंज में चला जाता है, तो पीक ना ब्रॉड होने लगती है, पीक की जो विड्थ है वो बढ़ने लगती है और इंटेंसिटी थोड़ा कम होने लगती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई ये सेम कंपाउंड के अगर आपने एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाए हैं, तो कौन सा एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न नैनो क्रिस्टल को दिखाता है, नैनो क्रिस्टलाइन फेज को दिखाता है? तो हमारा आप देख सकते हैं जिसमें ब्रॉडेंड हो रखी है पीक, वही किसको दिखाएगा? नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल को दिखाएगा। तो ठीक है, तो ये सेम कंपाउंड का नैनो फेज होगा, नैनो क्रिस्टलाइन होगा, नैनो क्रिस्टल होगा उसका, ठीक है। और ये क्या होगा? ये होगा उसका बल्क फेज, ठीक है, बल्क क्रिस्टल होगा, ठीक है। नैनो क्रिस्टल, बल्क क्रिस्टल। तो नैनो क्रिस्टल आजकल हम काफी समय से सुन रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो क्रिस्टल्स। तो क्या होता है? नैनो रेंज में जाकर जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज ना ड्रास्टिकली बदल जाती हैं, ठीक है। तो वो अगर बल्क रेंज में किसी पर्टिकुलर तरह का बिहेवियर रखता है, तो हो सकता है वो नैनो रेंज में जाकर उसकी प्रॉपर्टीज में एनहांसमेंट आ जाए। इसीलिए क्या है,
नैनो क्रिस्टल्स बनाने की तरफ ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो नैनो क्रिस्टल है, तो हम क्या मानते हैं नैनो क्रिस्टल, अगर हमारा, ठीक है, क्रिस्टलाइट साइज, ठीक है, अगर हमारा क्रिस्टलाइट साइज जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर लेस देन 100 नैनोमीटर है टिपिकली, ठीक है, टिपिकली अगर लेस देन 100 नैनोमीटर है तो हम उसको बोलते हैं इट इज नैनो क्रिस्टल और नैनो पार्टिकल। ठीक है, अगर पार्टिकल की बात हो रही है और उसका साइज क्या है 100 नैनोमीटर से कम है, टिपिकली बोल रहा हूं मैं। ओके, तो हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट कि ये नैनो क्रिस्टल है या नैनो पार्टिकल है। ओके, तो आप समझ गए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द XRD पैटर्न ऑफ बल्क क्रिस्टल एंड द नैनो क्रिस्टल। ठीक है, तो ब्रॉडनिंग से हम पता लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, हमें अगर क्रिस्टलाइट साइज निकालना है तो हमें इस ब्रॉडनिंग को ही हथियार बनाना पड़ेगा, इस ब्रॉडनिंग को ही, ठीक है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द क्रिस्टलाइट साइज। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड द टिपिकल एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न एंड डिफरेंस बिटवीन नैनो क्रिस्टल एंड बल्क क्रिस्टल। ठीक है, आगे चलते हैं। We know what is Bragg's law। तो हम पिछले की वीडियो में एक्सरे डिफ्रैक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज Bragg's law। तो टिपिकली Bragg's law की जो इक्वेशन है वो है 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। ओके, जहां पर d क्या है, d इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्लेन्स, दो लगातार पैरेलल प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है हम उसको इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं। और ये किस पर डिपेंड करती है, ये ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, इसलिए हमने सबस्क्रिप्ट में क्या लगाया हुआ है, HKL। HKL को हम क्या कहते हैं, मिलर इंडिसेस। ओके, वहां पर हमने क्या किया है, जहां पर हमने प्लेन्स डिस्कस करे थे, हमने वहां पर यह भी देखा था कि जो हेक्सागोनल क्रिस्टल है या जो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है उसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या है, तो वो हमने वहां पर लिखा था। बट मैंने यहां भी नोट डाउन करने की कोशिश की है कि ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल की क्या प्रॉपर्टी है कि उसमें अल्फा बीटा गामा 90 होते हैं, बट ए एंड बी एंड सी आर डिफरेंट। तो उसका जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला है वो ये होता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। ओके, ऐसे ही क्या है हेक्सागोनल क्रिस्टल के लिए भी मैंने उस वीडियो में वहां पर जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला लिखा है हेक्सागोनल वाले में, ठीक है, तो उसको प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, बट हमारा जो मेन जो क्वेश्चन वगैरह आता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी या हमें जो है कैलकुलेशन के लिए आएगा, मान लिया एक्सपेरिमेंट भी, तो उसमें यूजुअली हमें क्यूबिक फेज देता है। ठीक है, तो क्यूबिक के लिए क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक से क्यूबिक में कैसे आएंगे, अगर ए बी सी को बराबर कर देंगे तो क्यूबिक बन जाएगा। तो उसमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या हो जाएगी, a डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। HKL क्या है, HKL है हमारा मिलर इंडिसेस, और a क्या है, लैटिस कांस्टेंट। ठीक है, लैटिस का कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें बेसिकली एक पार्ट में तो लैटिस कांस्टेंट कैलकुलेट करना है और दूसरे में क्रिस्टलाइट साइज। ठीक है, तो हमें यहां पता चल गया कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है, थीटा बी क्या है, थीटा बी इज व्हाट, ब्रैग्स एंगल या डिफ्रैक्शन एंगल, थीटा बी इज ब्रैग्स एंगल। थीटा बी क्या है, ब्रैग्स एंगल है, और 2 थीटा बी क्या होता है, डिफ्रैक्शन एंगल। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर ने आपको क्या दिया है, डिफ्रैक्शन एंगल या ब्रैग्स एंगल। ओके, तो अगर डिफ्रैक्शन एंगल दिया तो पहले आधा करेंगे तब जाकर इस इक्वेशन में यूज करेंगे। ओके, व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। ठीक है, जो आपकी इनकमिंग एक्सरे है उसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा। ओके, तो लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, एन इज ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। तो एन कुड टेक वैल्यूज 0 फर्स्ट 0 1 2 3 4, तो यानी कि 0th ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन वी विल यूज द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन। ओके, वही सबसे प्रोमिनेंट होता है। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड माय पॉइंट दैट कि अगर क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन लेके काम करना है। एन की कितनी वैल्यू लेके काम करना है, 1। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड द ब्रैग्स लॉ। ठीक है, तो अब यहां पर जैसे आपको जो पीक्स दिखाई दे रही है, कब दिखाई देंगी, whenever Bragg's condition is satisfied, तो आपको एक पीक दिखाई देगी XRD पैटर्न में। ठीक है, यहां पर 0 इंटेंसिटी मिल रही है लगभग, तो वहां पर Bragg's कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, जैसे सेटिस्फाई होगी क्या होगा, फिर से पीक मिलेगी। ओके, ठीक है, तो लैटिस कांस्टेंट का जो डिटर्मिनेशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ Bragg's लॉ। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो भी हमें क्यूबिक क्रिस्टल दिया होगा FCC या BCC,
उसमें हम क्या रख सकते हैं 2DHKl की जगह हम क्या रख सकते हैं, अगर क्यूबिक क्रिस्टल है हमारे पास तो वी कैन रिप्लेस दिस 2 इंटू a डिवाइडेड बाय अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ओके, साइन थीटा b इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर दिस, ओके। सो अगर हमसे कहा जाए, अगर मुझसे कहा जाए कि भाई ये जो XRD पैटर्न यहां दिया हुआ है वो किसका है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, अगर XRD पैटर्न मुझे बोले कि ये FCC क्रिस्टल का है, ओके, मुझसे बोला गया कि FCC मतलब बताया गया पहले से कि FCC है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो पीक है उसका थीटा बी कितना है, मतलब पहले यहां से मुझे मिलेगा क्या, आई विल गेट 2 थीटा बी ऑफ दिस पीक, तो उसको मैं आधा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट थीटा बी, ओके। फिर मैं देखूंगा इसके HKl क्या है इस पीक के, तो मैंने जो एक्सरे डिफ्रेक्शन वाले वीडियोस बनाए उसमें देखना FCC का जो सिलेक्शन रूल है, कौन कौन सी पीक्स अलाउड होती है उसमें, FCC में सिर्फ वही पीक्स अलाउड होती हैं जिनका क्या होता है HKl तीनों मिला के या तो सारे के सारे ओड हो या सारे के सारे क्या हो, इवन हो, ठीक है, मिक्स्ड इंडिसेस नहीं अलाउड होते, इसलिए सबसे पहली पीक कौन सी मिलती है हमें FCC में 111, और नेक्स्ट पीक कौन सी मिलती है 200, लाइक दिस, ओके, एंड सो ऑन, जो भी पीक्स उसमें आती चली जाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट पीक क्या है 111, ओके, तो मुझे मिलियन इंडिसेस पता चल गए FCC पता होने पर, उसका एंगल मैं पता कर लूंगा, मान लेते हैं इसका एंगल कितना है, लेट्स से दिस एंगल इज 25 डिग्री, लेट्स से मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, है ना, लेट्स से 25 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे यहां पर FCC क्रिस्टल पता होने पर क्या करेंगे, तो हमें पता चल गया क्या HKl क्या है उस पीक के लिए जो पहली पीक है 111। सिलेक्शन रूल्स का जरूर ध्यान रखना, जो भी क्रिस्टल एग्जामिनर बताएगा तो सिलेक्शन रूल्स का ध्यान रखना है, ठीक है। व्हाट इज थीटा बी, थीटा बी हो गया क्या 25/2, कितना हो गया, लेट्स से 12.5 डिग्रीज, ओके। व्हाट इज लैम्डा, तो ज्यादातर अगर आप देखेंगे एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा नोट डाउन करेंगे तो उसमें अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर बताएगा कि वेवलेंथ इतना है, बट अगर आप कोई डेटा लेकर आए हैं, ठीक है, तो ज्यादातर जगह जो है CU कॉपर टारगेट यूज होता है, और उसका कौन सा एक्सरे यूज होता है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे यूज होता है, ठीक है, तो उसका लैम्डा CU K अल्फा यूज होता है, तो उसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम टिपिकली, ओके। वैसे जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें बताया जाएगा आपको, ये एक्सपेरिमेंट होगा तो बताया जाएगा कि वेवलेंथ आपको इतना यूज करना है, ठीक है। तो अब आप देखिए आपके पास क्या है, यू हैव एवरी डेटा, ठीक है, तो यहां पर आपको लैम्डा पता है, यू आप थीटा बी पता है, आपको HKl पता है, तो लेटिस कांस्टेंट आराम से निकाल सकते हो। क्या बना लेटिस कांस्टेंट का फॉर्मूला, A इक्वल्स टू लैम्डा, ओके, डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा बी इंटू क्या H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, ओके। इसको आप रख के क्या निकाल सकते हैं, यू कैन इजीली कैलकुलेट द लैटिस कांस्टेंट बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन फाइंड द लैटिस कांस्टेंट यूजिंग ब्रैग्स लॉ, ठीक है। तो लैटिस कांस्टेंट किसकी हेल्प से निकालना है, ब्रैग्स लॉ की हेल्प से, ठीक है। तो आधा काम हमारा हो गया। नेक्स्ट, सो वही जो मैं बता रहा था, व्हाट आर द स्टेप्स टू फाइंड आउट द लैटिस कांस्टेंट, कि हमें पीक्स की इंडेक्सिंग करनी है। जैसे मैंने इंडेक्सिंग किसको कहते हैं, पीक्स की इंडेक्सिंग करना, जो पीक्स के ऊपर मैंने लगाए थे ना कि भाई ये 111 पीक है, ये 200 पीक है, उसको बोलते हैं क्या, इंडेक्सिंग ऑफ द पीक्स, ठीक है। बाय नोइंग द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर के सिंपल क्यूबिक है, BCC है, FCC है, HCP है, एंड बाय कंपेयरिंग द मेजरमेंट डेटा विद द स्टैंडर्ड JCPDS फाइल, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं बेसिकली, हम कोई अननोन क्रिस्टल का एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा नोट डाउन करते हैं और हमें पता है उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स डाले हैं, तो हम जो स्टैंडर्ड JCPDS फाइल होती है, ठीक है, इंटरनेशनली रेनाउंड JCPDS फाइल होती है, ठीक है, तो उसमें सारे जितना भी अब तक क्रिस्टल खोजे गए उन सबका डेटा होता है, तो वो वहां से मैचिंग करके हम पीक्स की इंडेक्सिंग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हर पीक के करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं हर पीक के करस्पॉन्डिंग हम 2 थीटा भी निकाल लेते हैं, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन निकाल के हम क्या निकालते हैं, ब्रैग एंगल निकालते हैं, उसको ब्रैग्स लॉ में फिट करते हैं, क्योंकि हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता है, सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC, उस वहां से हम लैटिस कांस्टेंट और D को लिंक करके हम क्या निकाल लेते हैं, ठीक है, वी फाइंड द लैटिस कांस्टेंट, ओके। तो जैसे मैंने अभी बताया था वही सब स्टेप्स यहां पे फॉलो करते हैं। अब बात आती है किसकी, क्रिस्टलाइट साइज निकालने की, ठीक है। तो व्हाट इज क्रिस्टलाइट साइज, ठीक है,
तो क्रिस्टलाइट साइज क्या है? तो क्रिस्टलाइट साइज रेफर्स टू द साइज ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल्स विद इन अ क्रिस्टलाइन मटेरियल। मतलब अगर हमारे पास एक क्रिस्टलाइन मटेरियल है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं मान लिया ऐसे देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, ये कोई पार्टिकल है, ओके, इसके अंदर क्या हो सकता है? इसके अंदर डिफरेंट क्रिस्टलाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है? डिफरेंट क्रिस्टलाइट्स हो सकते हैं। इनमें क्या है, जहां तक क्या रहेगी, जहां तक पीरियोडिसिटी मेंटेन रहेगी प्लेन्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट क्रिस्टलाइट। जहां तक क्रिस्टलिटी मेंटेन रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइट। और यहां पर बीच में क्या हो रहा है? क्रिस्टलिटी क्या हो रही है? टूट रही है, ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो वो क्या बिहेव कर रही है? एज ए बाउंड्री बिटवीन टू क्रिस्टलाइट्स। ठीक है, तो ये छोटा पार्ट जिसमें क्रिस्टलिटी मेंटेन है, वो छोटे से छोटा पार्ट, ठीक है, जिसमें क्या है? क्रिस्टलिटी मेंटेन है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइट। ओके, और जो पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, वी कैन कॉल इट पार्टिकल। और पार्टिकल्स के भी कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? ठीक है, क्रिस्टल बनेगा। ओके, तो एक पार्टिकल के अंदर बहुत सारे क्रिस्टलाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, या कई बार क्या हो सकता है, एक पूरा पार्टिकल एक ही क्रिस्टलाइट से मिलकर बना होता है, यानी कि क्रिस्टलाइट साइज पार्टिकल साइज से छोटा होता है। ठीक है, नाउ तो क्रिस्टलाइट साइज रेफर टू द साइज ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल्स विद इन अ लार्जर क्रिस्टलाइन मटेरियल। एवरेज क्रिस्टलाइट साइज इज मेजर्ड इज द मेजरमेंट ऑफ ब्रोडनिंग इन द एक्सरे डिफ्रेक्शन पीक। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर कोई पीक क्या है? ब्रोडन हो गई है, तो क्या है? जितनी ज्यादा ब्रोडन होगी उतना ही क्रिस्टलाइट साइज छोटा होगा। ओके, इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो बेसिकली क्या है, क्रिस्टलाइट साइज को अफेक्ट करते हैं, बट हम किसकी बात कर रहे हैं? उनमें क्या क्या हो सकता है? लोकल स्ट्रेन हो सकता है, शेप एनिसोट्रोपी हो सकती है, या अदर इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, बट आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट व्हाट? क्रिस्टलाइट साइज। ठीक है, तो ब्रोडनिंग जो है किसकी वजह से कंट्रीब्यूट हो रही है? मैं क्या मान के चल रहा हूं? आई एम अज्यूमिंग दैट ब्रोडनिंग इज कंट्रीब्यूटेड ओनली बाय द साइज, क्रिस्टलाइट साइज। ठीक है, फिर पार्टिकल साइज इज डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स दैट कैन मेक अप अ मटेरियल। तो यूजुअली क्या होता है, पार्टिकल जो है कई क्रिस्टलाइट से मिलकर बना हो सकता है, तो पार्टिकल थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ओके, तो अगर आपको पार्टिकल साइज निकालने के लिए दिया है वहां पर, तो आप यही मानेंगे कि पूरा पार्टिकल एक ही क्रिस्टलाइट से मिलकर बना है। ठीक है, तो हमें जो क्रिस्टलाइट साइज है वो कौन सी इक्वेशन से कैलकुलेट होता है, कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है? क्रिस्टलाइट साइज इज कैलकुलेटेड बाय शेरर इक्वेशन। ओके, शेरर इक्वेशन की हेल्प से हम क्रिस्टलाइट साइज कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज दिस शेरर इक्वेशन? ओके, शेरर फार्मूला इज एवरेज क्रिस्टलाइट साइज D इक्वल टू k लैम्डा डिवाइडेड बाय बीटा cos थीटा b। ठीक है, व्हाट इज दिस k? पहले समझ लीजिए फॉर्मूले को। k इज शेप कांस्टेंट। अब जो क्रिस्टलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इरेगुलरली शेप्ड हो सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर शेप के हो सकते हैं, हेक्सागन हो सकते हैं, या पर्टिकुलर स्फेरिकल टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो इरेगुलर शेप के हैं तो k की जो वैल्यू है, बेस्ट फिटेड वैल्यू, वो है 0.9। ठीक है, तो हम अगर हमसे कुछ नहीं कहा गया है तो वी विल टेक k एज 0.9। ओके, क्रिस्टलाइट साइज इरेगुलर शेप का हम मानेंगे। ओके, व्हाट इज लैम्डा अगेन? लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग एक्सरे। ओके, व्हाट इज बीटा? बीटा इज फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। ओके, इसको शॉर्ट में बोलते हैं FWHM। FWHM है ये। ओके, व्हाट इज थीटा बी अगेन? थीटा बी इज अगेन ब्रैग्स एंगल। ओके, तो इसमें FWHM क्या है? ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या किया है, व्हाट आई हैव डन, ठीक है, मैंने यहां पर जो ये पीक्स दिखाई गई थी, ये वाली पीक्स, ओके, उनमें से ये वाली पीक को क्या दिखाया है? यहां पे ब्रोडन्ड फॉर्म में दिखाया है। मतलब एक सिंगल पीक को यहां पर शो किया गया। ये कौन सी वाली पीक है? ये पीक नंबर 2 है। जैसे मान लिया ये 111 पीक थी FCC मानते हुए, तो ये वाली कौन सी पीक थी? इसके मिलर इंडिसेस क्या थे? 200। तो मैंने 200 पीक को यहां ले रखा है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये ब्रोडेंड है, मतलब इसका जूम्ड वर्जन है ये। ओके, ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई इसका? यहां पर आप जो देख रहे हैं यहां पर दिस इज पीक वैल्यू। ओके, ये इंटेंसिटी की पीक वैल्यू है, इंटेंसिटी का पीक वैल्यू है। ओके, और इंटेंसिटी का लोएस्ट वैल्यू क्या है? ये इंटेंसिटी का लोएस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो वी विल कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द पीक एट हाफ मैक्सिमा। तो हम क्या नोट डाउन करेंगे?
ये जो पीक वैल्यू है उसके आधे में हम क्या नोट डाउन करेंगे, मान लिया आधे में हम यहां पहुंच गए, ठीक है, लगभग आधा ही लग रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, मान लिया ये है। सो दिस इज व्हाट, ये जो वैल्यू है इंटेंसिटी की, क्योंकि वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं इंटेंसिटी, ये है इंटेंसिटी किसका, आई पीक बाय 2, आई पीक बाय 2। तो इंटेंसिटी के आधे में हम क्या करेंगे, ठीक है, पीक वैल्यू के आधे में हम क्या करेंगे, एक मार्क लगाएंगे, ओके। मार्क लगाने के बाद आप ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नीचे, ये नीचे एक्स एक्सिस पर क्या है, डिफ्रैक्शन एंगल, तो यहां पर आप इसको करेंगे और यहां पर आप इसको करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसका जो डिफ्रैक्शन एंगल है, ओके, और इसका जो डिफ्रैक्शन एंगल है वो क्या है, सेम नहीं है, ओके। तो यहां पर, ओके, यहां पर जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, दोनों पॉइंट्स के बीच में जो एंगल का डिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन एंगल का जो डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं बीटा, ओके। इसको क्या बोलते हैं, FWHM। तो कैसे नोट डाउन करेंगे FWHM किसी पीक का, पीक को पहले जूम करेंगे, उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालेंगे, उसकी मिनिमम इंटेंसिटी निकालेंगे, तो मैक्सिमा माइनस मिनिमा, ओके, मैक्सिमा माइनस मिनिमा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, मैक्सिमा माइनस मिनिमा करके हमें मिल गया ये विड्थ, ओके। उसका आधा करेंगे, हाफ करेंगे, आई पीक बाय 2, ओके। अगर ये आई पीक बाय 2 तब करना है जब ये 0 पर हो, और मान लिया ये भी 0 पर ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा दोनों का, ठीक है। तब जाकर हम क्या करेंगे, पीक से आधा करेंगे, हाफ में आएंगे, 50% इंटेंसिटी पाएंगे, और 50% इंटेंसिटी पर आने के बाद विल नोट डाउन द वैल्यू ऑफ द लोअर पॉइंट डिफ्रैक्शन एंगल एंड हायर पॉइंट डिफ्रैक्शन एंगल, ब्रॉडनिंग हो रही है ना उसमें, उसको हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट बीटा, FWHM। तो ये किस में नोट डाउन होगा, इट विल बी नोट डाउन इन डिग्रीज, विल बी नोट डाउन इन डिग्रीज, ओके। फिर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में उसको फिट कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं कि इसका जो पीक वैल्यू था वो कहां मिल रहा था मुझे, आई वाज गेटिंग पीक वैल्यू एट 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा बी इक्वल टू लेट्स से एट 32 डिग्री, 32 डिग्री के अराउंड था, ठीक है। 2 थीटा बी वाज एट 32 डिग्री, तो थीटा बी कितना हो गया इसका, थीटा बी इज 16 डिग्री, ओके। एंड लेट्स से FWHM ऑफ दिस पीक इज 0.2 डिग्रीज, यानी कि ब्रॉडनिंग कितनी है इसमें, 0.2 डिग्रीज, ठीक है। तो इस फार्मूले में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फिट दिस इनटू द फार्मूला, तो क्या मिल जाएगा हमें, हाउ यू कैन फिट इट, तो हमें बीटा मिल गया क्या, वी कॉट द बीटा 0.2 डिग्रीज, ओके। एंड व्हाट इज थीटा बी, थीटा बी इज लेट्स से 16 डिग्रीज, ओके। सो हाउ वी कैन फाइंड द एवरेज स्लैश एट डी, तो k का वैल्यू मैंने बताया था 0.9, व्हाट इज द वेवलेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, है ना। इसको एक काम करो, आप नैनोमीटर में यूज करो, क्योंकि क्रिस्टलाइट साइज यूजुअली किसमें एक्सप्रेस्ड होता है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर्स। तो ये 1.54 एंगस्ट्रॉम के नैनोमीटर कितने बन गए, 0.154 नैनोमीटर डिवाइड बाय बीटा। अब देखिए बीटा है डिग्रीज में, डिग्रीज को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.2 डिग्रीज बाय 180 डिग्रीज, ओके। ये डिग्री किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, ओके। एंड व्हाट इज कॉस 16 डिग्रीज, ओके। ये जो अब आंसर निकल के आएगा वो किसमें आएगा, नैनोमीटर्स में आएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूं, ओके। सो वी कैन डू दिस सिंपली, मुझे भी नहीं पता ये कितना आएगा, लेट्स डू दिस। तो ओके, इट इज फर्स्ट वी विल कैलकुलेट 0.9 into 0.154, okay, divided by into 180, because this will come in the numerator, into 180, okay, divided by 0.2 divided by 3.14 divided by what, divided by cos कितना है, it is cos 16 degrees. So ये जो आंसर निकल के आ रहा है, ये आ रहा है कितना, 41.32 nanometers. So this is well in
ये किसमें है? दिस लाइंग इन नैनो रेंज, क्योंकि मैंने बताया था if crystallite size or let's say particle size is less than 100 nanometers, तो हम उसको क्या बोलते हैं? we call it it is lying in the nano range. ठीक है, तो this way you can easily calculate the lattice constant using Bragg's law and crystallite size using Scherrer equation, Scherrer law. Okay, I hope this is clear. Please go through it. Okay, यहां पर एक जस्ट न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं, यहां पर एक न्यूमेरिकल है जो गेट में आया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है a metal with BCC structure shows the first smallest diffraction peak at Bragg angle of 30 degree. Okay, the wavelength of X-ray is this, volume of the primitive unit cell of the metal. ठीक है, तो पहले पूछा है फर्स्ट पीक का डिफ्रैक्शन एंगल, नहीं ब्रैग एंगल दिया हुआ है, फर्स्ट पीक. ओके, तो फर्स्ट पीक क्या होती है सिलेक्शन रूल्स के हिसाब से? फर्स्ट पीक ऑफ BCC, फर्स्ट पीक ऑफ BCC इज 110 पीक. ओके, 110 पीक सिलेक्शन रूल्स के हिसाब से. प्लीज गो थ्रू द XRD वीडियो. ठीक है, नाउ हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव यूनिट सेल. तो अगर आपने BCC वाला वीडियो देखा होगा तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ BCC क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ BCC, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल VP ऑफ BCC इज A³/2. इसका मतलब क्या है? हमें निकालना क्या है? वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैटिस कांस्टेंट फर्स्ट. ओके, तो लैटिस कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? XRD डेटा के, XRD के हिसाब से, ब्रैग्स लॉ के हिसाब से. तो 2 कौन सी पीक है? ठीक है, तो इसका D कितना होगा भाई? यहां से D 110 पीक, इट विल बी A/√2. ओके, रख दो इस इक्वेशन में 2 D A/√2. ओके, sin 30 इक्वल टू, अगर कुछ ना डिफाइंड हो तो मैंने क्या बोला था? व्हाट आई हैव टोल्ड यू, मैंने कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन यूज करना है. देखो वेवलेंथ कितनी है? 2.1 एंगस्ट्रॉम. सो इट इज 2.1 एंगस्ट्रॉम. यहां पे 1.5 वोल्ट नहीं यूज करना क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चन में जो दिया है वो यूज करेंगे. ओके, implies that sin 30 is 1/2. So this sin 30 and this 2 is cancelled. So implies that what is the lattice constant? Lattice constant is 2.1 times √2. ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंगस्ट्रॉम. ओके, ठीक है, लैटिस कांस्टेंट आ गया. अब हमें निकालना है VP, वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव यूनिट सेल. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल? इट इज A³/2. सो इट विल बी व्हाट? A³ कर देते हैं इसका, 2.1 का क्यूब, 2.1 का क्यूब, √2 का क्यूब बाय कितना? 2. ओके, तो ये 2√2, √2 का क्यूब 2√2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचेगा कितना? √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.41 इंटू 2.1 का क्यूब एंगस्ट्रॉम का पावर 3 क्यूब. ओके, तो जब इसको आप न्यूमेरिकल कैलकुलेट करोगे तो मैं बता देता हूं कौन सा आंसर आएगा. 13.1 एंगस्ट्रॉम क्यूब आएगा. आंसर आएगा 13.1 एंगस्ट्रॉम क्यूब. Okay, so this way you can easily calculate the lattice constant and then volume of the primitive cell using Bragg's law. Okay, so which option is correct here? This. Okay, so please go through this video. This is important for the practical exam as well as your university examination. ठीक है, thank you so much for watching. Please share and subscribe. Thank you so much.